हाय बच्चों। और निरक्षीय स्थिति पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया है। निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तो विद्युत क्षेत्र वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो गया लगभग। उसके आगे जो टॉपिक है इसके भी दो डेफिनेशन है, लेकिन आपको वैद्युत द्विध्रुव बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी डेफिनेशन हम निकालेंगे उसमें सारे डेफिनेशन लगभग इसी के ऊपर बेस्ड है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, बल, आघूर्ण, उससे गति जुड़े सारी चीजें इसी कारण होती है। तो अगला नियम है हमारा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल। तो सबसे पहले इसमें जो हमें दिया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिर बलयुग्म क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानें। जैसे सारा टॉपिक आप पीछे पढ़ चुके हैं क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र पिछली वीडियो अगर देखेंगे ध्यान होगा हमारा कि किसी भी क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा एरिया जहां पर उसके प्रत्येक बिंदु पर जहां तक उसका प्रवाह है, जहां तक उसका एरिया कवर करता है, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विद्युत क्षेत्र कैसा हो, एक समान हो, क्या कहलाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र। फिर दूसरा है बलयुग्म। बलयुग्म क्या होता है, बलाघूर्ण पढ़ चुके हैं कि बलाघूर्ण क्या है। बलाघूर्ण क्या है, जब भी किसी वस्तु पर बल लगा उसे घुमाने का प्रयास किया जाता है तो उस पर लगने वाले बल को बोलते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, ये बल आघूर्ण लगभग। लेकिन यहाँ बलयुग्म की डेफिनेशन लिखी है तो बलयुग्म की जो डेफिनेशन है वो बल आघूर्ण जैसे। बल युग्म का मतलब होता है बलों का दो जोड़ा, जो कि दोनों बल ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं और वस्तु क्या कर रहे हैं, घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब देखा है तो बल आघूर्ण ही है जिसको बल युग्म का नाम देते हैं। यहाँ देखो अब हम इसको डेरिवेशन को समझेंगे। उसमें हमने लिया है कि एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र की ई जो लेंथ है इसका एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हो। तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र को रख दिया है किसी कोण से, थीटा कोण से रख दिया गया। अब ये एक समान विद्युत क्षेत्र में मतलब देखा जाए तो तरीके से हम बोल सकते हैं कि पानी मान लो इस तरह बह रहा है, ये जो डायरेक्शन इसकी बिल्कुल क्षैतिज है, समानांतर है एक दूसरे के, ये लेके रखा है कितना, इसी कोण से रखा है क्षैतिज। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे होने के कारण ये क्या करेगा, इसको बल लगाएगा, बल भी लगाएगा ताकि ये क्या करे, इसको घुमा के सीधा कर दे ताकि ये इसी के पैरेलल दिशा में वो रखा है। ठीक है, तो इस पे जो लगने वाले जो बल होगा तो ये प्लस आवेश समझ दोनों विपरीत आवेश है, जो बल लगाएंगे वो भी विपरीत लगाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र में लगने वाला जो बल होता है F बराबर कितना होता है, Q। F बराबर Q, ये भी पिछली क्लास में आ चुकी है कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र में जो बल है वो कितना लगता है, बराबर Q भी लगता है और कूलम्ब का नियम से जो कहा है वो अलग है। A वाला जो भाग है वो कितना बल लगाएगा, Q, B वाला भाग भी कितना लगाएगा, Q। लेकिन चूंकि दोनों विपरीत दिशा में हैं, एक बल ऊपर की तरफ लगेगा और एक बल नीचे, दोनों बराबर दिशाओं से उसको क्या करेंगे, वस्तु को घुमाने का प्रयास करेंगे। मतलब बल लगाएंगे ताकि घूम जाए, घूम जाने के बाद क्या हो जाए, समानांतर हो जाए। तो वो कितना बल लगाएंगे उसी बल की हमें क्या करना है, गणना करना है कि किसी वस्तु को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखें उसको घुमाने में कितना बल लगेगा। एग्जाम्पल ये पानी से लेते हैं कि मान लो पानी बह रहा है नदी में, समानांतर सीध में बह रहा है, कोई व्यक्ति अगर उस नदी में स्नान लगाता है तो पानी क्या करता है, कोशिश यही करेगा कि वो व्यक्ति उसी के समानांतर बहने लगे। अगर वो तिरछा खड़ा है पानी में जो फोर्स है, जो बल है, उसको क्या करेगा, लगातार बल लगाएगा ताकि घूम जाए, घूम के हमारी दिशा में बहने लगे। वही कहानी इसमें भी रहेगी, जब तिरछा रखा है इसको क्या करेगा, समानांतर लाएगा कि कितने बल लगाने के बाद ये हमारे साथ हमारी डायरेक्शन में जाएगा। उसी बल की गणना करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बलाघूर्ण निकालना है। तो बलाघूर्ण का फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एक बल, तो दो बल लगे, दोनों में से एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी। जो लिखते हैं बोर्ड में, अगर ना समझ में आया हो या कुछ सही दिख ना रहा हो तो आप किताब की सहायता ले सकते हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे भी आज या कल में हम आपको नोट्स की फोटो खींच के डालते रहेंगे
तो जो डेरिवेशन हम आपको करा रहे हैं आप उसमें नोट से देख के उसको अपनी कॉपी में तैयार कर सकते हैं। अभी तो ये समझने के लिए काफ़ी है, और चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, इसमें सब लगभग डेरिवेशन पूरा है, सिर्फ शुरू की कुछ लाइनें हमको इसमें अगर सामने होते हैं आपको दिखाते हैं तो वो लाइनें आप इसमें लिख सकते हैं कि वही इंट्रोडक्शन लिखना रहता है कि वैद्युत ध्रुव है, जो कहानी हम आपको बताएं, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, थीटा कोण से 2 माध्यम रखा है, इसमें लगने वाला बल ये है, सब लिखना है, ठीक है। तो हमने बताया तो बलागु क्या है, फार्मूला एक बल और गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। तो बल कितना है क्योंकि कोई जगह ले सकते, दोनों सेम बल है, और बीच की लंबवत दूरी की बात करें तो देखना है तो लंबवत दूरी क्या है, ये लंबवत दूरी AC, लंबवत दूरी है तुम्हारी AC, ये है बलागु इसे प्रदर्शित करते हैं टाउ से। ये टाउ इक्वल तुम्हारा क्यों नहीं तो फैक्ट्री का वैल्यू पता है, AC का मान नहीं पता है, AC का मान पहले निकाल लेते हैं, बात रखते हैं। AC का मान निकालने के लिए सेम कहानी, एक क्या है वो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, हमेशा ये AC कहाँ है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण कौन संबंध दर्शाता है, साइन, तो ये तुम्हारा रख देंगे हम साइन थीटा बनाकर AC बटा AB, ठीक है। साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है AC का, और मान से किसका पता है, कर्ण का मान पता है, कर्ण का मान 2l, इसका मान पता है, इसका मान निकालना है, तो लंब और कर्ण में कौन संबंध दर्शाता है, साइन, तो साइन थीटा इक्वल हमारा हो गया AC अपॉन AB, तो साइन थीटा इक्वल AC का मान तो नहीं पता है, AB का मान पता है, AB बराबर कितना है 2l, यानी यहाँ रख दीजिए, तो AC इक्वल वाला हो गया 2l sin थीटा, इसको समीकरण 1 लिख दीजिए, ये वैल्यू कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में मान रखने, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो टाउ इक्वल 2e गुणा AC की वैल्यू कितनी है 2l sin थीटा, AC की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है 2l sin थीटा, तो टाउ इक्वल E इंटू यहाँ 2ql फिर से आ रहा है, 2ql फिर से लिखते हैं और साइन थीटा लिख देते हैं, 2ql बार बार आ रहा है, क्या आता है वैद्युत ध्रुव अवरोध, तो P इक्वल कितना हो गया 2ql, टाउ इक्वल यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो P E sin थीटा, क्या हो गया हमारा P E sin, मतलब कोई वैद्युत द्विध्रुव जो कि किसी कोण के साथ कहां पर रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में बह रहा है, तो उसको अगर हमें घुमाना है, घुमा के समानांतर लाना है या और घुमाना है, तो उसको घुमाने के लिए कितना बल चाहिए हमें, टाउ बराबर P E sin थीटा चाहिए। ये बल अगर हमारे पास होगा तो हम ज्ञात कर लेंगे कि उसको कितने बल से हम घुमा सकते हैं। अब इसमें विशेष स्थितियां हैं, विशेष स्थितियां थोड़ा सा देखने में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन इसको समझने के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मान है वो किस पे निर्भर करेगा, थीटा पर निर्भर करेगा। तो हम थीटा रख के देखते हैं, सबसे पहले अगर थीटा पहली कंडीशन में 0 रखते हैं, सबसे पहले 0 रखते हैं तो टाउ इक्वल P E sin थीटा की वैल्यू कितनी 0 है, तो टाउ P E sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो टाउ का मान कितना आएगा 0। दूसरी कंडीशन थीटा इक्वल कितना रखते हैं 90 रखते हैं, तो टाउ इक्वल हमारा P E sin 90, sin 90 की वैल्यू होती है 1 रख देंगे तो हमारा कितना आएगा P E। इसके आगे क्या रख सकते हैं, चाहो तो 180 रख देते हैं, अगला थीटा इक्वल हमारा 180, तो 180 रखेंगे तो फिर वही कहानी आएगी, टाउ की वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि 180 का मान कितना होता है 0। तो अगर हम देखते हैं कि थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल 0 का मतलब क्या है, थीटा इक्वल 0 का मतलब ये है कि जो हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, जो वैद्युत द्विध्रुव है वो क्या है, कितना कोण बना रहा 0 बना रहा, मतलब ये स्थिति क्या रखा है समानांतर,
तो जब अगर वैद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के एक दूसरे के समानांतर रखा होगा, जब समानांतर रखा होगा तो टाउ का मान कितना है 0, मतलब कि उस पर कोई भी बल काम नहीं करेगा, मतलब उसको लगने वाला बल कितना होगा 0। दूसरी कंडीशन, अगर थीटा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते हैं, डायरेक्ट 90 रख दिए, सब सारी वैल्यू रख नहीं सकते, 90 रखें, 90 रखने में कितना है 3, क्योंकि साइन का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, वो भी किसको होता है sin 90 को होता है। तो टाउ का मान कितना है 3, ये क्या होगी अधिकतम, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी और ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। मतलब कि अगर यही वैद्युत ध्रुव यहाँ अगर खड़ा कर देते हैं, मतलब कितने पर रख देते हैं, ये 90 पर रख देते हैं, उस पे लगने वाले बल का मान सबसे ज्यादा। और अच्छे समझने में कोई पानी वाला एग्जांपल, यदि कोई लकड़ी हम पानी में फेंक देते हैं या कोई पानी में कूद जाती है, अगर हम पानी की दिशा में लेने आती है तो सीधे आसानी से नदी की साइड धीरे धीरे आगे की तरफ बहते हैं कि हमारे पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ना ही हम किसी बल को महसूस करेंगे। लेकिन उसी पानी में पानी का बहाव अच्छा तेज है और हम जाके खड़े रह रहे हैं, लगातार हमारे ऊपर उस पानी की बौछार हमें लगातार क्या करेगी, धकेलने का प्रयास करेगी, हमें बहुत ताकत के साथ खड़े रहना पड़ेगा अगर हम खड़े हैं। लेकिन अगर वही हम लेट आते तो हमारे पास कोई बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन खड़े हैं तो बल बहुत ज्यादा कार्य करेगा। वही कंडीशन यहाँ पर है, ये वैद्युत ध्रुव लेटा हुआ है तो कोई बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन अगर ये खड़ा हुआ है तो इसके ऊपर अधिकतम बल कार्य करेगा। तो ये तुम्हारा डेरिवेशन होती है, क्योंकि यहाँ तक है। स्पेशल केस भी कर सकते हैं समझने के लिए कि अगर कोई कि वैद्युत ध्रुव अगर कहीं पर कार्य कर रहा है तो उस पर कितना बल कार्य करेगा, हमें यूज क्या करना है घुमाना। ये डेरिवेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो उसके आगे हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है तुम्हारा घुमाने में किया गया कार्य। किसी वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। घुमाने में किया गया कार्य, तो उसी के आगे का डेरिवेशन कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं और हमें मालूम है कि इसको हमें उठाना है, तो सबसे पहले हम ये गणना करते हैं कि हमें इस पर कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी। मान लो 10 किलो का वाट आपको उठाना तो आप सोचना आसानी से उठ जाएगा, 20 किलो का वाट का आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, 50 किलो का वाट का आपको लगेगा ज़्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम गणना करते हैं अपने दिमाग में या फिर जो भी मेजरमेंट होता है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि कितना बल